92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में। और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कंचन पंत की लिखी कहानी, एक नदी तीन किनारे, बिना किसी एड ब्रेक के। हालांकि दोपहर का वक्त था, पर सर्दी आज कुछ ज्यादा ही थी। यार्ड शहर स्टेशन पर उतरते ही शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने शॉल को बदन पे थोड़ा कस के लपेटा और अपना बैग लेके स्टेशन के बाहर निकल आई। टैक्सी स्टैंड पे पहुंची ही थी कि प्रखर का एक बार फिर फोन आ गया। आयु श्योर तुम मैनेज कर लोगी, वरना बस आधा घंटा वेट कर लो, मैं पहुंच रहा हूँ। पिछले 1 घंटे में प्रखर का ये चौथा फोन था। ओफो, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसी शहर में पली बड़ी हूँ, अकेले पहुंच जाऊंगी गेस्ट हाउस, आप आराम से काम निपटाइए। प्रखर को समझा के मैं एक टैक्सी में बैठ गई। अशोका गेस्ट हाउस ले लीजिए भैया, मैंने टैक्सी वाले से कहा और टैक्सी चल पड़ी। यार्ड शहर की सिकुड़ी नसों जैसी सड़कें अब काफ़ी चौड़ी हो गई थीं। छोटी छोटी दुकानों के बीच बीच में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल भी दिख रहे थे, लेकिन लोगों के चेहरे पे वो तनाव, वो मसरूफियत नहीं थी जो मुझको अक्सर उदास कर जाती है। अच्छा लग रहा था जाने पहचाने रास्तों से फिर से गुजरना। कॉलेज से लौटती लड़कियों की टोली में खुद को तलाश कर रही थी। उनके खिलखिलाते चेहरे देखकर मेरे चेहरे पर भी न जाने कब एक मुस्कुराहट आ गई। मैं भी तो अपनी टोली के साथ यूं ही मुस्कुराते खिलखिलाते कॉलेज से निकलती थी। घर जाने से पहले हर रोज गुप्ता समोसा स्टोर पर रुकने का नियम था। क्या मजाल जो कभी समोसा खाने का क्रम टूट जाए। भैया भैया भैया, यहां से दाएं लेके वो गुप्ता समोसा के पास रोके ना जरा। मैं जब तक टैक्सी वाले को रोकती, वो आगे निकल चुका था। दीदी, गुप्ता समोसा तो कब का बंद हो गया, टैक्सी वाले ने कहा तो मेरे अंदर कुछ जैसे टूट सा गया। यादों के अक्सर कुछ नाम होते हैं, वक्त बीतने के साथ वो नाम इतने गहरे हो जाते हैं कि कई बार असलियत से भी ज्यादा अजीज लगने लगते हैं। गुप्ता समोसा भी ऐसा ही एक नाम था मेरे लिए। भाई और मैं अक्सर जब पुराने दिनों को याद करते हैं तो गुप्ता समोसा का जिक्र हर बार होता है। टैक्सी अब मेरे पुराने मोहल्ले से गुजर रही थी, हमारे पुराने घर के ठीक सामने से। हल्के पीले रंग में रंगा हुआ हमारा घर कितना अजीब लग रहा था आज। पापा घर पे हमेशा हरे बैंगनी डिस्टेम्पर से पेंट कराते थे। दूर से ही हमारा घर बिल्कुल अलग नजर आता था, इसलिए हर बार पेंटिंग से पहले घर में महाभारत मचती थी। पापा, बैंगनी रंग का पेंट हुआ ना तो हम घर में नहीं रहेंगे, कैसा गंवारों जैसा लगता है घर, मैं कहती। हाँ पापा, मेरे दोस्त भी मजाक उड़ाते हैं, भाई भी साथ साथ बोलता। पर पापा किसी की नहीं सुनते थे। घर की दीवारें हमेशा बैंगनी की बैंगनी रहीं। एक बार लग गए बैंगनी रंग पे दूसरा डिस्टेम्पर चढ़ाने में खर्चा दुगना हो जाता था ना। पापा ने कहा नहीं कभी, पर वजह शायद यही रही होगी। लेकिन अपने घर को उस गंवार बैंगनी रंग में देखने की ऐसी आदत हो गई थी कि यह घर आज बिल्कुल अजनबी लग रहा था। तभी नजर बगल वाले घर की छत पे पड़ी और मैं चौंक गई। क्या ये मुदित था? पर कैसे? वो तो सुना था मुंबई में बस गया है। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। उस एक चेहरे से आज भले ही मुझे कोई मतलब नहीं था, पर कभी यह चेहरा मेरी जीने की वजह हुआ करता था। मैं टैक्सी की सीट से टेक लगा के बैठ गई। मुदित के कई चेहरे मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे। बचपन में मेरी प्लेट से पराठा चुरा के खाता मुदित, मेरे इरेजर, पेंसिल, शार्पनर छीन के छुपाता मुदित, आम के पेड़ की सबसे ऊंची डाल से सबसे मीठा आम चुराने की कोशिश में अपने घुटने छिलवाता मुदित। बड़े हो गए थे हम, फिर भी बचपन की दोस्ती बड़ी नहीं हुई थी। मुदित अब भी मेरी चोटी खींच के भाग जाता था, अब भी मेरे माथे पे बने चोट के निशान का मजाक उड़ाता था। और एक दिन मेरे गीले बालों में सूखा रंग डालने के बाद, मुझको नाराज करने के बाद, मुझको मनाते हुए उसने आई लव यू कहा, तो वो भी मुझको मजाक ही लगा था। मैंने गुस्से में उसकी तरफ देखा, पर शायद जिंदगी में पहली बार मुदित सीरियस था, और पहली बार मैं उसकी नजरों से छिपने के लिए मचल रही थी। पहली बार शर्म की लाली मेरे गालों पे उभरी थी। हमें शायद हमारे प्यार का एहसास बाद में हुआ, दोनों के घर वाले जिसे पहले ही जान चुके थे। मुदित की माँ यानी रेखा चाची ने अपना खानदानी कड़ा एक दिन मेरी कलाई में पहना दिया। आज से मीशू हमारी हुई, उन्होंने कहा। मेरी कलाई की नाप से काफी बड़ा था वो कड़ा। काम करते वक्त कई बार हाथ से खिसक जाता था,
फिर भी उस कड़े को पहनना मुझको कभी बोझ नहीं लगा। मुदित का फाइनल ईयर था। यहाँ कॉलेज खत्म करके उसने अपनी मिठाई की दुकान संभाली, वहां हमारी शादी। सचमुच किसी परी कथा की तरह था। राजकुमार जैसा पति, अपने माँ बाप जैसे सास ससुर, पड़ोस में ससुराल। इससे ज्यादा की उम्मीद मैंने अपनी जिंदगी से की भी नहीं थी। तुम देखना, तुमको दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी में घुमाऊंगा मैं, और हमारा बंगला होगा वहां। याद शहर के सबसे पॉश सिकंदर रोड की ओर इशारा करके मुदित कहता। तुम हंस पड़ती। शादी के दिन नजदीक आ रहे थे। मैं अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों को जी भर के सहेज रही थी, लेकिन मुदित न जाने क्यों थोड़ा चुप चुप, थोड़ा झल्लाया सा लगने लगा था। बड़ी मुश्किल से उस दिन मुदित को अपने साथ शॉपिंग पे जाने के लिए राजी कर पाई थी मैं। याद शहर की कपड़ों की सबसे बड़ी दुकान पे हम दोनों बैठे हुए थे और हमारे सामने रंग बिरंगे लहंगों का ढेर फैला हुआ था। तभी मुदित की नजर शोकेस पे सजे गोल्डन कलर के एक लहंगे पे पड़ी। दैट्स इट बॉस, वो सामने टंगा हुआ लहंगा दिखाओ इनके लिए। मुदित को बड़ी मुश्किल से एक लहंगा पसंद आया, पर कीमत सुन के हम दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। पूरे 60,000 रुपए। 60,000! इतने ही रुपए और जोड़ के हमारी पूरी शादी हो जानी थी। मुदित फिर से अनमना हो गया। जरा जरा सी बात पे झल्ला उठता। खैर, बेमन ही सही, उसने क्रीम कलर का लहंगा और मजेंटा चोली मेरे लिए पसंद कर ली। मेरे पसंदीदा लाल जोड़े को ओल्ड फैशन है कह के वो पहले ही खारिज कर चुका था। माँ ऐसा बेरंग जोड़ा देख के ज्यादा खुश नहीं हुई। पता नहीं कैसा फैशन आ गया आजकल, ऐसे जोड़े में दुल्हन दुल्हन जैसी दिखेगी भी, माँ बड़बड़ा रही थी। लेकिन जब मैं जोड़ा पहन के बाहर निकली तो माँ बलाए लेते थक नहीं रही थी। मैंने फोन करके मुदित को भी बुला लिया। कैसी लग रही हूं मैं? मुदित के आते ही मैं किसी रैंप पे खड़ी हुई मॉडल की तरह उसके सामने खड़ी हो गई। ठीक लग रही है, लेकिन उस गोल्डन जोड़े में तू और भी अच्छी लगती। मुदित की बात सुन के मेरा सारा उत्साह दूध में आए उबाल की तरह नीचे गिर गया। क्या मुदित, इतना अच्छा तो है ये लहंगा, एक दिन के लिए इतना खर्च करने का कोई सेंस है? मुदित ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जमीन पर पड़े लहंगे की पैकिंग के कागजों से बचता बचाता वो मेरी चारपाई पे आके बैठ गया। मैं कपड़े बदलने चली गई। लहंगे की जगह घर की सलवार कमीज पहन के जब लौटी तो मुदित अब भी उसी तरह चारपाई पे बैठा हुआ था। मैं उससे बिना कुछ बोले लहंगा तय करने लगी। काफी देर तक चुप रहने के बाद अपने मन की बात मुदित ने आखिरकार मेरे सामने कह ही दी। मिशू, हम शादी में जल्दी तो नहीं कर रहे? उस वक्त मैं सिर्फ थोड़ा चौंकी थी, पर मुदित का यह सवाल शायद हमारे रिश्ते पर आए उस बादल की छाया थी जो हमको हमेशा के लिए अलग कर देने वाला था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। शादी का दिन सिर्फ एक हफ्ता दूर था। सारी शॉपिंग हो चुकी थी, बस चूड़ियां खरीदनी बाकी थी। उस शाम को जब मैं चूड़ियां लेके बाजार से लौटी तो मेरे कमरे की मेज पर कांच के ग्लास के नीचे दबा हुआ एक खत रखा था। मैंने चूड़ियों का डब्बा मेज पर रखा और खत उठा लिया। आई एम सॉरी मीशा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन अभी शादी नहीं कर पाऊंगा। पिताजी चाहते हैं कि मैं उनकी दुकान पे बैठूं, लेकिन मैं जिंदगी में कुछ और करना चाहता हूं, और अब लगने लगा है कि शादी के बोझ के साथ मैं बहुत ज्यादा नहीं चल पाऊंगा। तुमको जल्दी ही फोन करूंगा, इंतजार करना। तुम्हारा मुदित। सफेद कागज पर लिखा मेरी बर्बादी का वो फरमान मेरे हाथ में फड़फड़ा रहा था और मैं बुत बनी शून्य में ताक रही थी। पिताजी ने मेरे हाथ से खत छीना। हर बीतते पल के साथ उनका चेहरा लाल होता जा रहा था। मुदित के पिताजी भी आ गए, अपराधी की तरह खड़े थे, और उसकी मां अपने बेटे का बचाव करते करते अब मुझ पर भी आरोप लगाने लगी थी। मुझको भी मोदी शादी टालने के लिए कह रहा था। जरूर इसी ने कुछ किया होगा, नहीं तो वो ऐसे थोड़ी चला जाएगा। न जाने गुस्से की इंतहा थी या दर्द की, मेरे आंसू जैसे जम गए। इन जमे हुए आंसुओं की किरचें आंखों में चुभ रही थीं, पर बूंदें बाहर नहीं निकली। जिंदगी जैसे ठहर गई थी उस एक पल में। माँ पिताजी ने शादी के हॉल की बुकिंग कैंसिल करा दी। मेरे लिए बनाए गए गहने फिर से बैंक के लॉकर में पहुंचा दिए गए।
मुदित और मेरे परिवार के बीच बातचीत तक बंद हो गई और इन सब से बेखबर अपने ही दर्द को जी रही थी। दिन भर छत की ओर खुलने वाले अपने दरवाजे की चौखट पे बैठी रहती, वहां जहां कभी मैं और मुदित घंटों बैठ के बातें किया करते थे। एक दिन अपने कपड़े निकालते हुए मेरी नजर अलमारी में शादी के जोड़े पे पड़ी। मैंने जोड़ा निकाला, लगा जैसे कोई शादी का जोड़ा नहीं, सांप पकड़ लिया हो हाथ में। मैंने पूरी ताकत लगा के लहंगा फेंक दिया। लहंगे के बॉर्डर पर लगे 7-8 घुंघरू छन्न करके कमरे में बिखर गए। मैं घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से रोने लगी। आवाज सुनकर माँ पिताजी दोनों भागते हुए मेरे कमरे में पहुंचे। माँ ने कस के मुझको गले से लगा लिया। बहुत रोने के बाद पिताजी ने मुझको उठाया और चारपाई पे बिठा दिया, फिर खुद भी मेरे बगल में बैठ गए। मिशु, याद शहर छोड़ के दिल्ली चलें क्या? मेरे पिताजी ने कहा। मैंने चौंक के उनकी ओर देखा। पिताजी जैसे और बूढ़े हो गए थे। मैंने उनके कंधे पे सर रख दिया और पिताजी धीरे धीरे मेरा सर सहलाने लगे। 2 साल पहले रिटायरमेंट के पैसे से उन्होंने दिल्ली में एक नया फ्लैट खरीदा था। भाई भी अब दिल्ली में ही था। एक रोज हम दोनों भी अपना सामान बांधकर दिल्ली के लिए तैयार थे। जाने से पहले मैं आखिरी बार मुदित के घर गई। कई महीनों से दोनों परिवारों में बातचीत बंद थी, इसलिए मुझको देख के चाची चौंक गईं। मैंने उनके पैर छुए और उनका दिया हुआ कड़ा उनके हाथ में रख दिया। मैं इस कड़े की तरह अपना अतीत भी याद शहर में ही छोड़ के चली जाना चाहती थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अतीत को न पीछे छोड़कर जाना आसान होता है, न अपने साथ ले जाना। मुझको भी 3 साल लग गए उस एक हादसे को भुलाने में। भूल तो शायद मैं तब भी नहीं पाई थी, पर तकलीफ जरूर कम हो गई थी। पापा चाहते थे कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ूं। मैं भी उस अंधे मोड़ पर खड़े खड़े थक गई थी। फिर एक दिन मेरे लिए प्रखर का रिश्ता आया। प्रखर और उसका परिवार मुझको देखने आने वाला था। माँ पिताजी ने खूब तैयारी कर रखी थी, लेकिन प्रखर अकेला आया, वो भी वक्त से थोड़ा पहले। आप अकेले आए? आपके घर वाले मुझको नहीं देखना चाहते? मैंने कहा। मैं आपको देखने नहीं, आपसे मिलने आया हूं। मुझको लगा ज्यादा लोगों में आप कॉन्शियस फील करेंगी। वैसे सच कहूं तो मैं भी थोड़ा कॉन्शियस हो रहा हूं, प्रखर बोले। प्रखर की साफगोई और सुलझी हुई बातें मुझको अच्छी लगी थी। मैंने उनको मुदित के बारे में भी पहले ही बता दिया था। अब तो शादी को 3 साल हो चुके हैं। पिछले महीने ही प्रखर का ट्रांसफर याद शहर हुआ। मिशु, याद शहर जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना तुमको? प्रखर ने पूछा तो मैंने इनकार कर दिया। मुदित वैसे भी अब एक नाम भर रह गया था मेरे लिए। मैं गेस्ट हाउस पहुंच चुकी थी और न जाने कितनी देर से सोफे पे बैठी हुई थी। मैम साहब, आप थक गई होंगी, आपके पैर दबा दूं? प्रखर की आवाज सुनकर मैंने चौंक के आंखें खोली। अरे, आप कब आए? मैंने झेप के पूछा, जब आप अपने ख्यालों में मुझको याद कर रही थी। प्रखर शरारत से मुस्कुराए और सोफे पे मेरे बगल में रखा बैग उठा के उसकी जगह बैठ गए। अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो, फिर हम नया घर देखने चलेंगे। तुम अपना याद शहर दिखाओगी मुझको, और वो तुम्हारा क्या नाम था? हाँ, गुप्ता समोसा, उसके समोसे भी तो खाने हैं, प्रखर ने कहा। मैं प्रखर का चेहरा देखती रही। मेरी यादों को उसने कितनी आसानी से अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। गुप्ता समोसा अब बंद हो गया प्रखर, मैंने कहा और उसके सीने में सर छुपा लिया। इतना प्यार था मेरी जिंदगी में। प्रखर मुझको कितनी अच्छी तरह समझते थे। मैंने मन ही मन मुदित को थैंक्स कहा मुझको छोड़ के जाने के लिए। अगर वो नहीं जाता तो प्रखर जैसा सुलझा हुआ इंसान मेरी जिंदगी में कैसे आता। अगले दिन से मेरी भागदौड़ शुरू हो गई। खाली पड़े अपने नए फ्लैट के लिए सामान खरीदना था, उसको घर बनाना था। सुबह से शाम तक शॉपिंग। थक के चूर हो गई थी मैं। बाजार से गुजरते हुए मुदित के पापा की बंद पड़ी दुकान पे भी नजर पड़ी। उन दिनों मिठाई की सबसे बड़ी दुकान हुआ करती थी याद शहर की। मुदित जब याद शहर में ही है तो ये दुकान बंद क्यों है, मैंने सोचा। फिर बर्तनों की दुकान की ओर बढ़ गई। थोड़ी देर बाद मैं चाय के भगोनों के लिए दुकानदार से मोलभाव कर रही थी। 250 रुपये बहुत ज्यादा बता रहे हैं भैया, मैं 200 रुपये दूंगी बस। मोलभाव करके मैंने किसी तरह दुकानदार को मनाया
और उसको पैसे दे ही रही थी कि अपने कंधे पे किसी हाथ का एहसास हुआ। मैंने पलट के देखा, सामने मुदित की मां खड़ी थी। एक पल को तो मैं उनको पहचान ही नहीं पाई। माथे पर लाल अंगारे जैसी बिंदी के बिना उनका व्यक्तित्व ही बदल गया था। न मांग में संदूर था, न गले में काले चरेव की मोटी माला। समझ में नहीं आया उनसे क्या कहूं, कैसे मिलूं। कुछ पल असमंजस में खड़े रहने के बाद मैंने झुक के उनके पैर छू लिए। चाची ने मुझको उठाया और कस के गले से लगा लिया। चाची जैसे मुझको छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। चाची, कितनी कमजोर हो गई हो तुम। मोटी ताजी तेज तर्रार रेखा चाची को इस रूप में देख के अच्छा नहीं लग रहा था। क्या बताऊं मिशु, मेरे घर को तो जैसे हाय लग गई है। तेरे चाचा जी की मौत के बाद मोदी मुंबई से लौटा, तब से नौकरी छोड़ छाड़ के यहीं बैठा है। मैंने जिद की तो शादी कर ली, लेकिन अब न घर से मतलब है न अपनी बीवी से। कुछ कहो रोने लगता है, कहता है मैंने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं देर तक चाची का दुखड़ा सुनती रही, फिर उनको कभी अपने घर आने का न्योता देके घर लौट आई। लेकिन चाची का थोड़ा सा दर्द शायद मैं अपने साथ घर ले आई थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। देर रात तक नींद नहीं आई। अजीब अजीब से ख्याल परेशान करते रहे। मैं देर तक बिस्तर पे करवटें बदलती रहीं और फिर उठ के बैठ गई। मुदित ने गलती की थी, मैं खुद ही कभी चाहती थी कि उसको सजा मिले। एक दिन प्रखर से भी मैंने यही कहा था, कोई भी गलती जिंदगी से बड़ी नहीं होती, बस माफ करना आना चाहिए, खुद को भी और दूसरों को भी। प्रखर ने उस दिन जो कहा था वो आज मुझे रह रह के याद आ रहा था। गलती किसी की भी हो, लेकिन आज अगर कोई सजा भुगत रहा था तो वो था मेरा बचपन का दोस्त मुदित और उसकी बेगुनाह पत्नी आस्था। सुबह जब मैं उठी तो मेरा दिमाग बहुत शांत था। अब मैं जानती थी कि मुझको क्या करना है। 9:30 बजे जब प्रखर ऑफिस के लिए निकले तो मैं भी घर से निकल गई, मुदित के घर जाने के लिए। घर के बाहर मैं कुछ देर असमंजस में खड़ी रही, फिर हिम्मत करके डोरबेल बजा दी। थोड़ी देर में पायल की छन छन के साथ 2 कदमों की आहट सुनाई दी और साथ ही कुंडी खुलने की भी। दरवाजा 25-26 साल की एक औरत ने खोला। उस पल को मैं उस चेहरे को देखती रह गई। इतना खूबसूरत चेहरा मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। गोल चेहरा, साफ नैन नक्श, बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन वो बड़ी बड़ी आंखें कुछ उदास थीं। जी, उसने कहा। तुम मुदित की पत्नी हो ना? मैंने प्यार से कहा। वो कुछ नहीं बोली। मैं मीशा हूं, मैंने कहा। जानती हूं। उसकी मीठी आवाज जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही थी। कितनी निरीह, कितनी कमजोर आवाज थी। एक बार तो उस पे जोर का गुस्सा आया। उसके पति की पुरानी प्रेमिका थी मैं। मेरी वजह से उसका पति उसको अपना नहीं पा रहा था और मुझको अपने घर से निकाल देने के बजाय डरी सहमी खड़ी थी। फिर लगा कि उसकी भी क्या गलती। मुदित ने उसको अपनी पत्नी होने का अधिकार दिया ही कहां था। उस मासूम लड़की में मुझे 6 साल पुराना वाला अपना अक्स नजर आ रहा था। मेरा दिल उसके लिए भर आया। मुदित से मेरा कोई रिश्ता नहीं आस्था, तुम निश्चिंत रहो, पर मैं एक बार उससे बात करना चाहती हूं, अगर तुम इजाजत दो तो। मैंने उसके कंधे पे हाथ रख दिया। उसकी आंखें भर आईं। चेहरा छुपाकर उसने अपने आंसू पोंछे, फिर बोली, आइए। मैं उसके पीछे पीछे अंदर चली आई। आस्था ने घर को बहुत अच्छे से सजा रखा था। मुदित के पिताजी को एंटीक सामान का बड़ा शौक था। जहां भी जाते अष्टधातु की मूर्तियां, फूलदान, लकड़ी का सामान खरीद के ले आते। वो कमरे में बेतरतीब यहां वहां पड़े रहते थे। आस्था ने इन सबको बहुत करीने से सजाया हुआ था। लकड़ी की नक्काशी वाले फ्रेम वाला बड़ा सा आईना अब अंदर वाले कमरे के बजाय दरवाजे के ठीक सामने वाली दीवार पे लगा हुआ था। मैं इनको बुलाती हूं, आस्था ने कहा और अंदर चली गई। कुछ ही देर में आस्था बाहर आई तो उसके पीछे काली पैंट और आसमानी स्वेटर पहने मुदित भी था। घर से जब निकली थी लगा था सब कुछ आसान होगा, जैसे कॉलेज में किसी पुराने दोस्त से मिलना हो। किसी भूमिका, किसी औपचारिकता की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब जब मुदित सामने था तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि
क्या कहूं, क्या करूं। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मुझको देखते ही मुदित का चेहरा जर्द पड़ गया। शरीर का खून जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। वो कुछ बोल नहीं पाया। थोड़ी देर असमंजस में खड़े रहने के बाद मैंने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। जवाब में मुदित ने भी हाथ जोड़े, लेकिन चाह के भी वो मुस्कुरा नहीं पाया। बैठी ना, आस्था ने जैसे हम दोनों को मुश्किल से उबार लिया। हम तीनों बैठ गए, पर कोई कुछ बोला नहीं। मुदित अपने फोन का कीपैड ऑन करके उस मैसेज को पढ़ने का नाटक कर रहा था जो आया ही नहीं था। आस्था अपनी स्वेटर की बाजू पर उभर आए रोयों को नोच नोच के निकालने लगी। मैं अपनी नजरों से कमरे का मुआयना करने लगी। चाय लेंगी आप? आस्था एक बार फिर तारनहार बन के बोली। हाँ, चाय चलेगी। मैं भी अब थोड़ा सामान्य होने लगी थी। थोड़ी देर में आस्था चाय बना के ले आई। इस बीच मेरे और मुदित के बीच कोई बात नहीं हुई। हाँ, बीच बीच में एक आध बार हम दोनों की नजरें मिली तो झेपी हुई मुस्कान मुदित के चेहरे पे जरूर उभरी थी। चाय पीने के दौरान आस्था से ही हल्की फुल्की बातचीत हुई। मुदित पूरा वक्त अपने मोबाइल में ही लगा रहा। चाय के कप रखने जब आस्था अंदर गई तो मैं झटके से उठ खड़ी हुई। मैं चलती हूं, अब शाम 6 बजे आम वाले पार्क में मिलना, मैंने कहा और तेजी से बाहर निकल गई। उस शाम को हम दोनों, मैं और मुदित, पार्क की बेंच पर बैठे बहुत देर से उस टूटे हुए झूले को देख रहे थे। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है मुदित? जिंदगी भर दूसरों को तकलीफ ही दोगे तुम? जो हुआ उसमें तुम्हारी माँ की क्या गलती है? उस बेचारी आस्था की क्या गलती है? न हाय, न हेलो, न कोई औपचारिकता। मैं फिर से वही बचपन वाली मीशा बन गई थी जो रिपोर्ट कार्ड पे नकली साइन करने पर मुदित को कस के झाड़ पिला देती थी। मुदित ने मुझसे भी शायद उन्हीं शिकायतों, तानों की उम्मीद की थी जो वापस लौटने पर उसको अपनी माँ और पड़ोसियों से सुनने पड़े थे। लेकिन मेरे तेवर देख के वो थोड़ा चौंक गया। अब कुछ बोलोगे भी? मैंने फिर कहा। क्या बोलूं? मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि आई एम सॉरी, मुदित ने कहा और नजरें नीची कर ली। बट आई एम सॉरी मीशा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। बहुत बार सोचा कि तुमको फोन करूं, तुमसे माफी मांगूं, पर हिम्मत ही नहीं हुई। मैं जानता हूं कि आस्था की कोई गलती नहीं है, लेकिन अब तुम्हारी जगह आस्था को देने की हिम्मत भी नहीं है मुझ में। या ठंड की वजह से, या शायद अपने अंदर के दर्द की वजह से मुदित का चेहरा काला पड़ गया था। मैंने पहली बार गौर से देखा उसके चेहरे को। वो न जाने कितने सालों के रोगी जैसा दिख रहा था। कई हफ्तों से शेव नहीं किया था, कई महीनों से बाल नहीं कटाए थे। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, वो मेरी जगह नहीं थी मुदित। मेरी जगह जहां थी मैं वहीं हूं और मैं बहुत खुश हूं। खुश अगर कोई नहीं है तो वो तुम हो। जो चीज तुम्हारे पास है उसकी कदर करना सीखो यार। जब मैं तुम्हारे पास थी तब तुमको कामयाबी चाहिए थी। अब आस्था तुम्हारे पास है तो तुमको मेरी जरूरत है। कभी सोचा है तुमने कि इस सब में तुमने क्या खोया है? मैं जिंदगी के साथ बहुत आगे निकल आई हूं, पीछे तुम छूटे हो। ऐसे कब तक खुद को और दूसरों को सजा दोगे तुम? अब माफ भी करो खुद को। मुदित मेरे चेहरे की ओर देखता रहा, जैसे मेरी कही बातों की सच्चाई को परखने की कोशिश कर रहा हो। मैं थोड़ी देर तक वहीं बैठी रही, फिर उठ के चली आई। उससे मेरी उस मुलाकात को 1 महीना हो गया और एक दिन शाम को मैं प्रखर को याद शहर घुमाने निकली। चलते चलते हम लाल चौक पहुंचे तो मेरे कदम एक जगह थम गए। मोदी स्वीट कॉर्नर, मुदित के पिताजी की मिठाई की दुकान, आज खुली हुई थी। पास ही आस्था बैठी थी, बाजार से शॉपिंग का कोई थैला साथ में लिए, मुस्कुरा के मुदित से बातें कर रही थी। ग्राहकों की भीड़ पहले जितनी नहीं थी, लेकिन दुकान पर बैठे मुदित का चेहरा खिला हुआ था। पिछले 1 महीने से मेरे सीने पे पड़ा बोझ आज हट गया। मेरी तरह मुदित ने भी आज खुद को माफ कर दिया था। मैंने प्रखर का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गई। बस इतनी सी थी कहानी।